हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मैं एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ में आज मेरा 7th चैप्टर है, जो कि 6 चैप्टर तक मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। जिसने भी वीडियोस नहीं देखी हो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकता है। और इसकी इंपॉर्टेंस मैं बता दूँ तो एंशिएंट हिस्ट्री है जो कि आपको एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगी। वो चाहे आप सेंट्रल का देंगे या फिर स्टेट का देंगे, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी भी देंगे। और उसके साथ जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आपको बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि कुछ चैप्टर्स होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली अगर डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते, ये है कि कुछ टॉपिक्स होते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कंटिन्यूस पूछे जाते हैं। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि कंटिन्यू नहीं पूछे जाते हैं, कुछ वेरिएशन होता है, कुछ गैप देकर पूछते हैं। उसके साथ साथ ये है कि वो आपको जो है स्टोरी बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, जो कि आपको एक जो है वो क्या कहते हैं कि कनेक्टिविटी बनाने में सही होता है। जैसे कि सपोज दैट इस चैप्टर से इस चैप्टर का सपोज दैट मान लो सपोज दैट पोस्ट मॉडर्न इंडिया से चैप्टर्स के क्वेश्चंस नहीं आ भी रहे हैं, तो उसके बाद ये मॉडर्न हिस्ट्री है, उसके बाद की जो हिस्ट्री है तो उससे ये कनेक्ट करेगा। तो इस तरीके से जैसे कि इसके बाद का चैप्टर है संगम डायनेस्टी और गुप्ता एम्पायर, तो ये सारी चीज़ें हमें कनेक्ट करने में हेल्प करेंगी संगम डायनेस्टी को और गुप्ता एम्पायर से। यानी कि कुछ चीज़ें जो कि मॉडर्न एम्पायर और लेटर मॉडर्न एम्पायर से हमें गुप्ता पीरियड में भी मैच करती हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें कनेक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। तो इस तरीके से हेल्पफुल है। और वनडे एग्ज़ाम के लिए मैं बता दूँ अगर थोड़ा सा, तो वनडे एग्ज़ाम में हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत पूछे आते हैं। और उसके बाद हिस्ट्री सबसे ज़्यादा सबको बोरिंग टाइप्स लगता है कि बिकॉज उसमें डेट्स वगैरह होती, थोड़ा स्टोरीज, थोड़ा एंशिएंट टाइप्स होती है, तो उसमें बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता है। तो उसमें आपको इंटरेस्ट आएगा। और हिस्ट्री वैसे भी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो लगेगा कि कुछ मतलब उसमें कुछ नया ही सीखने को मिलता है, बिकॉज बहुत चीज़ें क्यूरियोसिटी जनरेट होती है, तो वो सारी चीज़ें। तो जैसा कि इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे कौन कौन से टॉपिक है। सुंगा रूल एंड इट्स इम्पोर्टेंस, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मौर्यन डायनेस्टी को रिप्लेस करके सुंगा डायनेस्टी आई थी, जिसे पुष्यमित्र शुंग ने फाउंडेशन किया था अपनी डायनेस्टी का। उसके आगे हम बात करेंगे सातवाहना रूल एंड दियर कंट्रीब्यूशन का बात करेंगे, यानी सातवाहना डायनेस्टी पे। और उसके बाद सकाज एंड बैक्ट्रियंस पे बात करेंगे, सक और बैक्ट्रिया जो वो हुआ था इन्वेजन। जैसे कि एक डायरेक्टली क्वेश्चन आया था, मैंने क्वेश्चन तो नहीं लगाया, मैं नेक्स्ट वाले स्लाइड में लेकर आऊँगी। तो उसमें हुआ क्या था कि एक क्वेश्चन डायरेक्टली यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि सबको सीक्वेंस लगाना है, सबसे पहले सक आए या ग्रीक आए या फिर वो कुषाण आए। तो ये तीनों क्वेश्चन तो उसमें डायरेक्टली पूछा गया था, तो जो कि आपको एक क्वेश्चन इससे हेल्प मिलेगी। और इस तरीके से और हम आगे बात करेंगे तो कनिष्का पे और उसके अचीवमेंट्स पे बात करेंगे, और गांधारा आर्ट और उसके साइलेंट फीचर पे बात करेंगे। तो इस तरीके से इस चैप्टर में है। और उसके आगे मैं बता दूँ तो इंडियन जियोग्राफी मैंने फर्स्ट चैप्टर का नाम ही है इंडिया जियोग्राफिकल फीचर्स, उसको मैंने कवर किया है। और नेक्स्ट है प्री हिस्टोरिक इंडिया, उसके बाद वैदिक पीरियड, फिर उसके बाद जैनिज्म बुद्धिज्म को कवर किया है, राइज ऑफ मगधा को कवर किया है, फिर मॉडर्न एम्पायर को। ये पोस्ट मॉडर्न एम्पायर है, तो इस पर आज हम बात करेंगे। उसके बाद सीक्वेंस वाइज सारे चैप्टर्स को हम इसी तरह कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये थोड़ा सा आपको रेफरेंस के लिए बता दी, ये सोका का जो है पूरा एम्पायर है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। यानी जम्मू कश्मीर से कर्नाटका तक एक टाइम पर उसका जो है ये टाइम पीरियड में इतना बड़ा राज्य का एक्सपेंशन था। यहाँ गुजरात और थोड़ा सा ये पाकिस्तान में जो पंजाब आता है वो रीजन, और राजस्थान पंजाब, ये पूरा रीजन यहाँ से यहाँ क्या कहते हैं जो बांग्लादेश है उसे भी कवर करता हुआ, बिहार कवर करता हुआ इतना यहाँ तक फैला हुआ था। देख सकते हैं आप कितना बड़ा एम्पायर था उस टाइम पे। तो हम बात करें अशोका के डेथ के बाद, जैसे कि पुष्यमित्र शुंग ने उसके सब उसे जो वो थे सक्सेसर्स उनको मार करके पुष्यमित्र शुंग ने अपनी डायनेस्टी इस्टेब्लिश करी, अपने एम्पायर को बिल्ड किया। तो वहाँ से हम बात करें तो शुंगास की थोड़ा सा बात कर ले, तो उसका जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुष्यमित्र शुंग, और उसकी थोड़ा सा फोटो दिखा दूँ तो ये है पुष्यमित्र शुंग, फोटो में आप देख सकते हैं कितना बहादुर है। और आगे हम बात करें तो वो जो है वो कमांडर इन चीफ था उसमें मौर्यन एम्पायर में, और शायद वो लास्ट मौर्यन एम्पायर को मार करके वो स्वयं ही राजा बन गया। और उसके मोस्ट चैलेंजेस उसने क्या क्या प्रोटेक्ट किया था कि प्रोटेक्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया ने सॉरी नॉर्थ इंडिया को प्रोटेक्ट किया। उसके आगे अगेंस्ट इन्वेजन ऑफ बैक्टीरियंस, यानी उसी के टाइम में बैक्टीरियंस और सकास का धीरे धीरे इन्वेजन होने लगा, तो उसने बैक्टीरियंस से नॉर्थ वेस्ट इंडिया को चाहा था, नहीं नॉर्थ इंडिया को, ये पूरा रीजन, क्योंकि बैक्टीरियंस इधर से आए थे। एक मिनट,
बैक्ट्रियंस इधर से आए थे, तो वो पूरा, क्योंकि अफगानिस्तान ये इराक ईरान वाला रीजन पूरा है, तो इधर से ही नॉर्थ वेस्ट इंडिया से आए, तो नॉर्थ इंडिया को उसने बैक्ट्रियन से कवर किया, प्रोटेक्ट किया था। आगे बात करें तो ग्रीस एडवांस पाटलिपुत्र ऑक्यूपाइड फॉर द सम टाइम, यानी उसने धीरे धीरे, लेकिन ग्रीक इन्वेजन से पाटलिपुत्र को उसने ऑक्यूपाइड कर लिया। पुष्यमित्र सक्सीजन रिगेनिंग द लॉस्ट टेरिटरीज, यानी धीरे धीरे पुष्यमित्र सुंग ने अपनी टेरिटरी को, कुछ टेरिटरीज को लॉस्ट कर दिया ग्रीक से। आगे हम बात करें तो कैंपेन अगेंस्ट खारवेला एंड कलिंगा हु इन्वेडेड द नॉर्थ इंडिया, यानी कि धीरे धीरे कलिंगा की बात करें तो यहाँ पर कलिंग ये है, और खारवेल के राजा, ये दोनों धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया में भी वो इन्वाइडिंग किया और थोड़ा सा जीतने भी कोशिश की, तो इस तरीके से। आगे थोड़ा सा बात करें तो पुष्यमित्र शुंग के अबाउट, तो पुष्यमित्र शुंग स्ट्रॉन्ग फॉलोअर ऑफ द ब्राह्मणिज्म, यानी बहुत कट्टर विरोधी समर्थक था उसका ब्राह्मणिज्म का, बिकॉज ऑफ ब्राह्मण डायनेस्टी या ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता था। आगे बात करें तो ही परफॉर्म 2 अश्वमेघ यज्ञ, यानी उसने 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। अश्वमेघ यज्ञ का मैं बता दूं तो वो पर्सन करवाता है जो कि एक तरीके से कहीं युद्ध, जो भी मतलब युद्ध जीत कर आया हो, बहुत सारे युद्ध उसने जीत लिए हो, तो उसके बाद अपने आप को विजेता दिखाता है। अगर कोई भी राजा वो जो भी उसे हराने की वो ताकत रखता है उसको चैलेंज करता है, यानी कोई भी जो भी राजा वो चैलेंज करता है, कोई भी राजा एरिया में जो कि मुझे हरा सकता है, अगर वो उसे हार जाता तो फिर तो उसे युद्ध करता है। इस तरीके से है, जो है थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, उसमें रामायण में था जैसे कि अश्वमेध यज्ञ का। और आगे हम थोड़ा सा बात करें तो फिर वो उसने बुद्धिज्म को भी थोड़ा सा प्रोटेक्ट किया था। आगे हम बात करें तो बुद्धिस्ट आर्ट उसके टाइम में थोड़ा सा पैटर्नाइज हुए थे, यानी फ्लोरिश हुए थे। आगे हम बात करें तो भरहूत और सांची के स्तूप, यानी कि उसने रेनोवेटेड किया था, यानी सांची और जो भरहूत का स्तूप है तो उसने थोड़ा सा रिपेयर करवाया था, यानी कि ये होता ना कि जैसे बहुत सारे पुरानी बिल्डिंग्स हो जाती हैं तो प्रॉपरली इनको रिपेयर कराना, तो इस तरीके से इसे पता चलता है कि वो जो है एक तरीके से बुद्धिज्म को प्रॉपरली फॉलो तो नहीं करता लेकिन पैट्रोनाइज जरूर किया था। आगे हम बात करें तो पुष्यमित्र के शुंग जो अंगमित्र थे वो उनके रूलर बने, यानी कि राजा उनके बाद बने। शुंग रूलर वादा देवभूति, और यानी कि बहुत कुछ स्पेशल फिर नहीं रहा शुंग डायनेस्टी में, तो धीरे धीरे चलता गया और उसका एक पुत्र, उसका मतलब लाइक सक्सेसर्स आते गए, और फाइनली जो है कर्ण डायनेस्टी, यानी वासुदेव कर्ण ने देवभूति उसी के जो सक्सेसर्स थे उसको मार करके शुंग डायनेस्टी को हटा करके कर्ण डायनेस्टी वहाँ एस्टेब्लिश हुई नॉर्थ इंडिया में, जो कि कर्ण डायनेस्टी का टाइम पीरियड 45 ईयर्स था। उसके बाद कर्ण डायनेस्टी के बाद जो है यानी इतनी पावरफुल नहीं रही, जिसकी वजह से इसको लेटर मौर्य ही कहा गया, यानी कि मौर्यन एम्पायर के बाद इतनी प्रॉस्परस ये सारी डायनेस्टीज नहीं रही थी, जिसकी वजह से इनका कोई प्रॉपर नाम नहीं लिया जाता है। छोटी छोटी डायनेस्टी में इसको कहा जाता है, जैसे कि शुंग डायनेस्टी, कर्ण डायनेस्टी। उसके बाद प्रॉपरली जब गुप्त डायनेस्टी आई तो एक तरीके से ये पूरा फ्लोराइज हुआ। तो शुंग डायनेस्टी के थोड़ा सा इंपॉर्टेंस पे बात करें तो ये गंगेटिक वैली में फैली हुई थी इन्वेजन, यानी कि जब गंगेटिक वैली में पूरा ये नॉर्दर्न इंडिया जो था ये इतना पूरा उसने कवर कर रखा था। एक मिनट मैंने शायद फोटो लगा रखी है, देखूं। सॉरी नहीं है, शुंग डायनेस्टी का नहीं है। तो जैसा कि नॉर्थ इंडिया में इसका कवरिंग थी, उसने कवर कर रखा था, बट बहुत सारे इन्वेडिंग भी हो रही थी उस टाइम पे। एक मिनट। तो और उसके बाद उसने उन लोगों से बचाया भी, और उसके बाद यानी कि शुंग डायनेस्टी, कर्ण डायनेस्टी ने उस टाइम के जो इन्वेडर्स आ रहे थे उनसे नॉर्थ इंडिया को प्रोटेक्ट किया। आगे उसने जो है कल्चरल स्फेयर भी काफ़ी बढ़ाया, यानी अपने ब्राह्मणिज्म को भी सपोर्ट किया। उसके साथ उसने हॉर्स सेक्रीफाइसेस किया, यानी हॉर्स ने यानी घोड़े, एक यज्ञ जो होता है यज्ञ में घोड़े को बलि देकर के यज्ञ किया गया, इस तरीके से ब्राह्मणिज्म को बचाया। और उसके बाद उसके टाइम में वैष्णविज्म और संस्कृत लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा फ्लोराइज की, यानी कि तो वैष्णविज्म और संस्कृत लैंग्वेज, यानी वैष्णव यानी विष्णु, जो गॉड विष्णु है, लॉर्ड विष्णु,
उनका बहुत ज़्यादा वो हुआ, उनसे लोगों ने प्रमोट किया उनको, और संस्कृत लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा फ्लोराइज़ की। तो इस तरीके से उनका थोड़ा-सा वो रहा। उसके बाद फिर गुप्ता पीरियड आया, जिसको फाइनली गोल्डन एज कहा जाता है। यानी गुप्ता पीरियड का तो हम गुप्ता चैप्टर में बात करेंगे प्रॉपर्ली। लेकिन उनके टाइम पीरियड में थोड़ा-सा बहुत चीज़ें अच्छी रही, यानी कि जैसे देखा जाए एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा फ्लोराइज़ किया था, जिसकी वजह से इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा हो गया था। आर्ट एंड कल्चर बहुत ज़्यादा ग्रो किया, तो इसलिए उस टाइम पीरियड को हम गुप्ता पीरियड को गोल्डन पीरियड कहा जाता है। आगे हम थोड़ा-सा सातवाहन पे बात कर लेते हैं। तो सातवाहन डायनेस्टी वो बनी इंडिपेंडेंट, यानी जो ये मॉडर्न के डिक्लाइन होने के बाद धीरे धीरे बहुत जो छोटे छोटे राज्य थे उनको कवर कर रखा था अशोक ने, या अशोक की डायनेस्टी ने नेक्स्ट सॉरी अशोक के जो सक्सेसर्स थे, धीरे धीरे उनके डिक्लाइन होने के बाद सारी डायनेस्टीज जो है छोटी छोटी वो इंडिपेंडेंट हो गई। एज लाइक यू नो कि जैसे औरंगजेब के मरने के बाद छोटे छोटे बहुत सारे जो है केरला और ये पंजाब के जो वो थे क्या कहते हैं मराठा, ये सारे चीज जो है पंजाब के जो अरे सॉरी मुझे याद नहीं रहा, पंजाब के से रणजीत सिंह थे, सारी डायनेस्टी छोटी छोटी वो लोग बिल्कुल मतलब इंडिपेंडेंट हो गए, अपना अपना राज्य बना लिया। तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं जो है छोटी छोटी डायनेस्टी इस टाइम में भी इंडिपेंडेंट हो गई मॉडर्न के उसके बाद। तो लास्ट 450 ईयर्स तक हम आगे बात करें तो जिसको आंध्र जाना जाता है सातवाहना को, यानी सातवाहना की डायनेस्टी नीचे है थोड़ा सा उसमें, यहाँ अगर इंडिया का मैप ले लें तो इस साइड में है सातवाहना की, आगे आंध्रा जिनको कहा जाता है। और पुराण्स और इंस्क्रिप्शन इनके अबाउट पता चलता है, रिसोर्सेज हैं सातवाहना की हिस्ट्री कि कैसे क्या था, इनका कितना बड़ा शासन था और सारी चीज़ें। और नासिक एंड नागानंद इंस्क्रिप्शन थ्रू द लाइट, यानी गौतमीपुत्र सतकर्णी, यानी कि जो राजा था गौतमीपुत्र सतकर्णी, उनके अबाउट हमें नासिक के इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, नाना घाट के। आगे हम बात करें तो कॉइन्स सूट द सातवाहना आल्सो हेल्पफुल इन द नोइंग द इकोनॉमिक, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कॉइन्स सातवाहना ने कॉइन्स बहुत ज़्यादा वो इशू किए थे, जिससे हमें उनके टाइम का इकोनॉमिक सिस्टम बहुत मतलब लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस रहा है। आगे हम बात करें तो फाउंडर ऑफ द सातवाहना डायनेस्टी सुमुका, यानी उस टाइम का जो उनका फाउंडर था सिमुक था, थोड़ा सा आप इसे याद कर सकते हैं। सक्सेसेड बाय द कृष्णा, यानी कि उस वो हटा के मतलब उसके हटने के बाद कृष्णा उसका पुत्र, या हाँ उसका पुत्र ही बना सक्सेसर। उसने अपने किंगडम को बढ़ाया नासिक से वेस्ट तक, यानी नासिक उसका थोड़ा सा एक मिनट जैसे यहाँ इस एरिया में, तो उसने बढ़ा करके वेस्ट तक काफ़ी अच्छा इसने कवर कर लिया था। और मैं आगे बात करूँ तो थर्ड किंग उसका श्री सतकर्णी था, यानी कि पहला तो सिमुका था, सिमुका के बाद कृष्णा बना, कृष्णा का पुत्र सतकर्णी बना। यानी कि अगर ऐसा देखा जाए थोड़ा सा मैं ले लूँ तो ये सिमुका हो गया, सिमुका का पुत्र कृष्णा हो गया, सॉरी कृष्णा के बाद श्री सतकर्णी बना। उसके बाद उसने वेस्टर्न मालवा और बेरार को कवर कर लिया, यानी देख सकते हैं कि वो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सब जगह वो कवर कर रहा है धीरे धीरे। ही परफॉर्म्ड अश्वमेघ, उसने भी अश्वमेघ यज्ञ सेक्रीफाइस किया, यानी कि आप इससे देख सकते हैं कल्चरल एस्पेक्ट से, यानी यज्ञ का बहुत ज़्यादा महत्व था। यानी कि जो राजा युद्ध करता था, जो राजा ब्रेव था, वो यज्ञ जरूर करता था। आगे मैं बात करूँ तो द 17th किंग ऑफ द सातवाहना डायनेस्टी हाला, ही रन द पीरियड ऑफ द 5 ईयर्स, यानी वो उसने 5 साल तक ही रूल किया। लेकिन इसने एक पुस्तक लिखी थी बहुत अच्छी, जो उसका नाम था गाथा सप्तशती, यानी कि उसमें 700 वर्सेज यानी 700 श्लोक टाइप्स यानी कविताएं एक तरीके से कह सकते हैं, वो थी जो कि प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखी गई, तो इसलिए इसको गाथा सप्तशती कहते हैं, जिसको सतसई कहते हैं। जैसे बिहारी की सतसई आपने सुनी है, तो उसी तरीके से तो उसने गाथा सप्तशती लिखी थी। आगे हम बात करें तो ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द सातवाहना डायनेस्टी गौतमीपुत्र सतकर्णी, यानी गौतमीपुत्र सतकर्णी बहुत ज़्यादा ब्रेव था और महान भी जिसको कहा जाता है। वो 24 ईयर्स उसने रूल भी किया था, 106 से लेकर के 130 तक। उसके अचीवमेंट्स है नासिक का जो इंस्क्रिप्शन है प्रॉपर उसकी माँ ने बनवाया था, उसमें लिखा गया है, यानी कि उसकी मतलब गौतमी बालाश्री से पता चलता है। उनकी मतलब माता श्री जो थी गौतमी पुत्र सतकर्णी की माता जो थी गौतमी बालाश्री, यानी कि एक तो थोड़ा सा मैट्रियार्की टाइप से वहाँ
सिस्टम था वहाँ क्या कहते हैं सातवाहना डायनेस्टी में। यानी कि जो जैसे कि अभी होता है कि या फिर इसके पहले भी होता था कि जो राजकुमार होते थे अपने पिता का नाम लेकर के चलते थे। उस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये लोग अपनी माता का नाम अपने नाम के आगे लगाते, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, यानी सतकर्णी प्रॉपर राजा का नाम था और गौतमी उसकी माता का नाम था। तो राजा के आगे हम बात करें तो उसने दक्कन तक अपना राज्य एक्सपांड किया और नागापन्ना के रूलर को जो है मतलब जो युद्ध किया उसके ऊपर विजयी रहा, तो वो अनरिमार्केबल रहा, यानी उल्लेखनीय नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी से उसने वो युद्ध जीता। आगे हम बात करें तो उसने ब्राह्मणिज्म को भी पैट्रोनाइज किया और थोड़ा सा बुद्धिज्म को, यानी कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा वो सिमुलेट कंटेम्पररी था, एक दूसरे चल रहे थे साइमल्टेनियसली, बट प्रॉपरली किसी का बहुत ज़्यादा प्रॉपर डोमिनेशन नहीं था। लेकिन ये था कि वो ब्राह्मणिज्म का थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट था, बुद्धिज्म उसके साथ जो है पैरेलल चल रहे थे। आगे हम बात करें तो गौतमीपुत्र सतकर्णी सक्सीडेड बाय हिज सन, यानी उसका पुत्र था वशिष्ठ पुत्र पुलामयी। यानी जब गौतमीपुत्र सतकर्णी का जो सक्सेसर था वो वशिष्ठ पुत्र पुलामयी था, जिसने अपने पावर को एक्सपांड किया और कृष्णा नदी तक, यानी कि जो कृष्णा रिवर है आज की, वहाँ तक उसने अपने उसको क्या कहते हैं एम्पायर को बिल्ड किया। आगे हम बात करें तो उसने कुछ कॉइन्स भी इशूज़ किए थे, यह है, और उसके ऊपर शिप बनी हुई थी। थोड़ा सा मैंने इसके कॉइन्स को लगाना भूल गई, तो उसमें जो है शिप बनी थी, आप शिप के उससे देख सकते हैं, यानी कि जिससे पता चलता है कि उसका नेवल पावर भी मजबूत था और मैरीटाइम ट्रेड भी करते थे। लास्ट रूलर वाज द सातवाहना वाज द यजनाश्री सतकर्णी, यानी उसका लास्ट रूलर था। यानी कि धीरे धीरे होता नहीं कि हर एक राज्य एक टाइम आता है जैसे राज्य होता है वो बिल्कुल टॉप पे पहुंचता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है, यानी एक टाइम पे मेच्योरिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होता है। तो इस तरीके से ये भी राज्य था। आगे हम बात करें तो इकोनॉमिक कंडीशन, थोड़ा सा हम उस पर बात कर लेते हैं। तो इकोनॉमिक कंडीशन में ट्रेड और इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मतलब फ्लोरिश हुई थी। आगे बात करें तो मर्चेंट ऑर्गेनाइज गिल्ड टू द इंक्रीज दियर एक्टिविटीज़, यानी उस टाइम पे जैसे मर्चेंट का एक ग्रुप होता है जिसको गिल्ड कहा जाता है, तो उनकी एक्टिविटीज़ भी काफ़ी दिखाई देती है। जो है मर्चेंट की, यानी कि जो बिजनेसमैन थे, यानी कि जैसे व्यवसाय क्या कहते हैं वैसे, यानी जो एक जगह जाकर दूसरी जगह ट्रेड करते हैं, उनकी भी एक्टिविटीज़ दिखाई देती है। क्राफ्ट गिल्ड ऑर्गेनाइज डिफरेंट क्राफ्ट्समैन सच एज द पॉटर, वीवर्स एंड प्रेसर्स आल्सो केम इनटू द एग्जिस्टेंस, यानी कि अगर देखा जाए तो पॉटर्स यानी जो पॉट बनाते हैं, जैसे कि जिसको कुम्हार कहते हैं वो, और उसके बाद वीवर्स यानी जो कपड़े बुनते हैं वो, और उसके ऑयल प्रेशर यानी जो तेल निकालने वाले होते हैं। तो इन सब का एक तरीके से सब एक एक कैटेगरी वाइज जो ग्रुप बने हुए थे जो कि ट्रेड में हेल्प करते थे। आगे हम बात करें तो सिल्वर कॉइन्स और को कर्षपनाज कहा जाता था, यानी सिल्वर कॉइन्स को कर्षपनाज, इसको याद कर सकते हैं। कर्षपनाज जैसे पूछा जाता है कि व्हाट इज कर्षपना इन एंशिएंट हिस्ट्री, कुछ भी, तो आप उसमें बता सकते हैं सिल्वर कॉइन्स थी जो कि सातवाहना डायनेस्टी की थी। आगे हम बात करें तो वो ट्रेड के लिए यूज़ की जाती थी, जैसे प्रॉपरली आज का कॉइन्स जानते हैं आप। तो सातवाहना पीरियड आल्सो विटनेस द ओवरसीज कमर्शियल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व था। और टॉलमी मेंशन किया अपने बुक में, यानी उसने टॉलमी ने मेंशन किया वहाँ पर पोर्ट भी थे, दक्कन में पोर्ट भी थे। जैसे कि पोर्ट में हम बात करें तो सातवाहना कल्याणी पोर्ट जो कि बहुत ग्रेटेस्ट पोर्ट था। आगे हम बात करें तो गंडक, सेला एंड गंजम ईस्ट कोस्ट पे थे, यानी कि जो है इम्पॉर्टेंट पोर्ट, यानी सपोज दैट जैसे सॉरी एक मिनट इंडिया के मैप पे ही चलते हैं। यानी इस एरिया में जो गंडक सेला और कौन सा है एक पोर्ट था गंजम, जो दो ईस्ट कोस्ट पे पोर्ट थे, सी पोर्ट। तो इस तरीके से हमने बात की उनके थोड़ा सा ट्रेड पे। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कल्चरल कंट्रीब्यूशन क्या था उनका, इकोनॉमिक सिस्टम तो आपने देखा कि अच्छा था। आगे हम बात करते हैं तो सातवाहना पैट्रोनाइज किया बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म दोनों को उन्होंने पैट्रोनाइज किया, बिकॉज सातवाहना ऑलरेडी ब्राह्मणिज्म यानी ब्राह्मण का उसे कैटेगरी से बिलोंग करते थे और बुद्धिज्म को उन्होंने सपोर्ट किया। आगे उन्होंने चैत्य और विहार बनवाए। मैंने चैत्य और विहार की फ़ोटो तो इसमें इंक्लूड करना भूल गई, बट चैत्य और विहार में डिफरेंस बता दूँ तो चैत्य में वो लोग जो बुद्ध के मॉन्क थे वो पूजा करते थे और विहार में वो लोग रहा करते थे। तो उसको एक तरीके से उस टाइम पे आप देख सकते हैं मॉडर्न बिल्डिंग्स बनती नहीं थी, जो कि केव्स में मैक्सिमम बनाई जाती थी, यानी केव्स को यानी कि जो पहाड़ थे उनको काट करके चैत्य और विहार बनाए जाते थे।
तो आगे बात करें तो दे आल्सो मेड ग्रांट्स ऑफ द विलेज एंड लैंड ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क, यानी बुद्धिस्ट मॉन्क जो होते थे उनको अपना लैंड भी देते थे ग्रांट्स पे, और जो कि उसमें एग्जिम्स होता था, यानी टैक्स उस पर नहीं लगता था, टैक्स एग्जम्पशन होता था उस पर। तो और वशिष्ठ पुत्र पुलामयी जो था उसने ओल्ड अमरावती स्तूप जो है उसको भी रिन्यूड करवाया था। ये सारे प्रूफ मिलते हैं, यानी उसने कैसे बुद्धिज्म को भी सपोर्ट किया था। और आगे हम बात करें तो नागार्जुन कोंडा आल्सो द नोटेबल, यानी कि जो नागार्जुन कोंडा में उसने आर्किटेक्चर बनवाया था वो आल्सो मतलब बहुत ज़्यादा रिमार्केबल है, यानी कि अभी भी अब तो पता नहीं है कि नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन उल्लेखनीय है। आगे हम बात करें बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ था। आगे थोड़ा सा बात कर ले तो ब्रह्मनिज्म वाज रिवाइव्ड द आल्सो सातवाहना अलॉन्ग विद द परफॉर्मेंस ऑफ द अश्वमेघान राष्ट्र, यानी कि ये सारी एक्टिविटीज़ तो मैंने बताई जो कि बुद्धिज्म से रिलेट करती थी। और ब्रह्मनिज्म के लिए इन लोगों ने जो है क्या किया था, अश्वमेघ यज्ञ भी किया था, राष्ट्रीय यज्ञ भी किया था। इस तरीके से बहुत सारे यज्ञ ये लोग करते थे, यानी कि जो भी राजा होता था अपने आप को पावरफुल समझता था तो वो यज्ञ करता था। आगे थोड़ा सा बात कर ले तो दे आल्सो पैटर्नाइज द प्राकृतिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यानी कि उस टाइम में जैसे कि मैक्सिमम तो प्राकृतिक लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, वही उस लैंग्वेज को उन लोगों ने फॉलो भी किया। और हाला ने अपनी हाला ने अपनी जो बुक लिखी थी पोइट्री उसमें भी प्राकृतिक लैंग्वेज का ही यूज़ किया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं उसका सातवाहना का कंट्रीब्यूशन। अब थोड़ा सा हम बैक्ट्रियंस पे आ जाते हैं, जो कि मैंने बताया था कि फॉरेन इन्वेडर्स हैं। तो फॉरेन इन्वेजन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यानी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो लेटर उसके क्या कहते हैं लेटर मौर्यन एम्पायर में उनका इन्वेजन बढ़ गया था। तो बैक्ट्रिया पार्थिया बिकेम द इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सीरियन एम्पायर इन द मिडिल ऑफ द 3rd सेंचुरी BC, यानी कि 3rd सेंचुरी BC में जो है वो सीरियन से, यानी कि आप बैक्ट्रिया का थोड़ा सा लोकेशन बता दूं तो लोकेशन आप देख सकते हैं, जैसे हिंदुकुश माउंटेन है जो कि इंडिया है ऐसे है, तो इंडिया की इस साइड में जो हिंदुकुश माउंटेन है वहाँ के इस जो है नॉर्थ वेस्ट साइड में आप देख सकते हैं कि पूरा ये बैक्ट्रियंस यानी सीरिया जो है एक तरीके से आप अफगानिस्तान का एरिया कुछ कह सकते हैं, और उसके इराक ईरान वाला एरिया, तो वहाँ पर बैक्ट्रियंस रहा करते थे, यानी बैक्ट्रियंस का एक तरीके से वो किंगडम था। तो वहाँ से वो लोग आए और वहीं से यानी इंडिपेंडेंट होकर। तो ग्रीक रूलर वाज द बैक्ट्रिया इन्वेडेड अफगानिस्तान एंड पंजाब ऑक्यूपाइड देम, यानी धीरे धीरे उसने अफगानिस्तान के जो उधर से आए तो उन्होंने धीरे धीरे अफगानिस्तान को, उसके बाद फिर ये देख सकते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे उसने अफगानिस्तान फिर पंजाब को ऑक्यूपाइड किया। और तक्षशिला से ही सेंट 2 कमांडर्स, यानी तक्षशिला यानी करंट का गुजरात वाला रीजन कह सकते हैं, वहाँ पर आकर के उसने अपने 2 कमांडर्स को भेजे, अपोलोडोटस एंड मेनेंडर, यानी युद्ध के लिए तक्षशिला के राजा के पास। अपोलोडोटस कंकर्ड द सिंध एंड मार्च्ड अप टू द उज्जैन, यानी कि वहाँ जब भेजा तो उन्होंने जो अपोलोडोटस उसका कमांडर था उसने सिंध पे युद्ध किया और उसके क्या कहते हैं उज्जैन में रिवॉल्ट किया, जो है मार्च किया। तो मेनेंडर एक्सटेंड किया हिज रूल अप टू द मथुरा फ्रॉम द देयर इज अ मेड द अटेम्प्ट टू द कैप्चर पाटलिपुत्र, यानी कि जो उसने क्या कहते हैं अपोलोडोटस था उसने तो सिंध वाला रीजन कवर किया नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, और जो मेनेंडर था नॉर्थ ईस्ट रीजन उसने कुछ कवर किया जिसमें मथुरा से लेकर के पाटलिपुत्र तक उसने कवर कर लिया, यानी युद्ध किया उस पर अटेम्प्ट किया युद्ध के लिए। बट वाज स्टॉप्ड बाई वेरी आर्मी ऑफ द वासुमित्र, यानी जो वासुमित्र उस टाइम पे था उसने जो है इनको काउंटर किया। पुष्यमित्र शुंग का बेटा और यानी सॉरी ना उसका पोता था, तो उसने इनको इन्वाइटिंग करने से रोका और उनको हराया। आगे हम बात करें तो मेनेंडर वाज आल्सो नोन अ मिलिंद, यानी मेनेंडर को तो हम मिलिंद के नाम से जानते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं आपने एक सुनी होगी मिलिंद पन्हो, एक बुक लिखी गई है तो उसी के ऊपर लिखी गई है। तो उसने अपना कैपिटल बनाया सकाल यानी सियालकोट में। तो उसके बाद उसका इंटरेस्ट थोड़ा सा बुद्धिज्म में आ गया और उसने जो है बुद्धिस्ट मांग नागसेना से वो मिला, और उसके बाद उसने अपने आप को बुद्धिज्म में क्या कहते हैं उसने बुद्धिज्म को एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया, और उसने जो है उनको नागसेन को अपना गुरु मान लिया। तो उसने तो जो नागसेन थे उन्होंने इनसे बातचीत की, इनको जो भी ज्ञान दिया, तो उनके ज्ञान और उनके कन्वर्सेशन से बुक लिखी गई जिसको मिलिंद पन्हो कहा जाता है, नागसेन ने लिखी थी, वो पाली लैंग्वेज में है। तो इस तरीके से उसने बुद्धिज्म को पैटर्नाइज किया। आगे हम बात करें तो ग्रीक एम्बेसडर
हेलियोडोरस बिकम द वैसनाइट एंड इरेक्टेड द गरुड़ा पिलर एट बेसनगर। यानी बेसनगर में जो गरुड़ा पिलर है वहाँ पर जो है लिखा गया है कि ग्रीक एम्बेसडर जो हेलियोडोरस था उसने वैसनाइट यानी वैष्णव धर्म को उसने अपने आप को कन्वर्ट कर दिया वैष्णव धर्म में। तो ये गरुड़ा पिलर में लिखा गया है। उसके आगे हम बात करें तो ग्रीक इन्फ्लुएंस हुए इंडिया में लास्ट मोर देन सेंचुरी आफ्टर द डेथ मिनंदर। यानी फिर मिनंदर की डेथ के बाद कुछ दिन बाद फिर कुछ टाइम बाद जो ग्रीक थे वो यहाँ पर इन्फ्लुएंस हुए और यहाँ पर आने की कोशिश की। तो आप मैंने उसकी बात की थोड़ा सा पार्थियन एम्पायर को मैंने बता दूँ, उसमें पार्थियन एम्पायर भी थे। तो बैक्ट्रियंस का रीजन तो ये वाला था कुछ, और पार्थियन का रीजन ये वाला था। यानी करंट का देख सकते हैं ये क्या कहते हैं, ये इराक ईरान वाला रीजन है। तो जैसे कि पर्सिया यानी फारस जिसको कहा जाता है ये। उसके बाद ये इंडिया है, तो इस साइड से वो लोग आए थे यहाँ पे। तो एक टाइम उनका शासन यहाँ तक था। इंडो ग्रीक यहाँ पर आ गए थे। सातवाहना का एम्पायर ये वाला रीजन है जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से उस टाइम पे फैले हुए थे। यानी कि उस टाइम का कंडीशन, उस टाइम का जो लोकेशन था और इंडिया में जो छोटे छोटे बहुत सारे राज्य थे जैसे कि आप मैप में यहाँ देख सकते हैं। तो ये ठीक। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। अब थोड़ा हम शक पे बात कर लें। सकाज आर द सीथियंस एंड अटैक द बैक्टीरिया एंड पर्थिया एंड कैप्चर देम फ्रॉम द ग्रीक रूलर्स। यानी वो जब बैक्टीरिया और पार्थियंस आकर के इंडिया में बस गए तो उसके बाद शक आए, शक ने इनके ऊपर इन्वेडिंग किया जिसको सीथियन कहा जाता है। यानी कि ये वाला रीजन देख सकते हैं, ये वाला रीजन उन्होंने कवर कर लिया थोड़ा सा। अब थोड़ा सा हम आगे बात कर लेते हैं। Following the footstep of the Greeks, the Sakas gradually extended their ruler over the north western India। यानी कि ग्रीक रूलर की तरह शक भी आए और उन्होंने धीरे धीरे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को पूरी तरीके से कवर कर लिया, अपने राज्य को बढ़ाया। जो द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द सकास, नॉर्थ वेस्टर्न सत्राप एंड तक्षशिला। यानी जो तो वो जब आए यहाँ तक यहाँ पर बस गए तो दो पार्ट में डिवाइड हो गए। एक नॉर्थ वेस्टर्न सॉरी नॉर्दर्न सत्राप कहा जाता था, छत्रप हिंदी में उनको छत्रप कहा जाता था, इंग्लिश में सत्राप कहा जाता था। तो वो तक्षशिला से अपना रूलिंग करने लगे। एक वेस्टर्न सत्राप थे जो कि वहाँ महाराष्ट्र से रूलिंग करने लगे। यानी कि अगर देखा जाए थोड़ा सा तो ये वाला रीजन वेस्टर्न सत्राप का था, ये नॉर्थ वेस्टर्न ये जो है क्या नाम इनका नॉर्दर्न सत्राप थे। तो इस तरीके से दो पार्ट में बढ़ गया। आगे थोड़ा सा बात करें तो इसके जो शक के फाउंडर थे माउस समथिंग प्रोनाउंसिएशन इज राइट आई थिंक। तो वो फर्स्ट सेंचुरी में आए और उनके सन जो सक्सेसर थे उनके एजेस फर्स्ट हुए, हु कंसीडर टू बी द फाउंडर ऑफ द विक्रम इरा। यानी कहा जाता है कि इन्होंने विक्रम इरा की शुरुआत की थी। और आगे हम बात करें तो शक रूलर्स ऑफ तक्षशिला वेर द ओवरथ्रोन बाय द पर्थियन। यानी पर्थियन को हटा करके शक रूलर यहाँ पर तो पार्थियन के द्वारा शक रूलर को हटाया गया। आगे हम थोड़ा सा कुषाण में बात कर लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये बहुत ज़्यादा टॉपिक हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो कुषाण पे हम नेक्स्ट डे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी आपको समझ में नहीं आता आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरीके से मैं ये पूरा हिस्ट्री के सीक्वेंस वाइज कंप्लीट करने के बाद फिर पॉलिटी जियोग्राफी सारे सब्जेक्ट वाइज मैं इसे लाऊंगी। ठीक, ओके, थैंक यू।